थोड़ा बहुत यूं सरकार ने 123वां बिल ला करके 102वां संशोधन, 102वें संशोधन में उन्होंने मोटे मोटे तीन बातें कह करके राज्य सरकारों को शट आउट कर दिया और जो है ले लिया और नेशनल कमीशन बना करके उस कमीशन के पांचों सदस्य सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। राज्य सरकारों को यह कह दिया गया कि आप सारा काम जो है इनके, ये बात वहां पे तय हो गई। फिर महाराष्ट्र के जो था वो मराठाओं का और उसके अंदर फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 100 संशोधन था उसकी कुछ विवेचना किया, विश्लेषण, जिसके कारण से इनको 105वां या 27वां बिल लाए और 105वां संविधान संशोधन करना पड़ा। 105वें संविधान के अंदर इन्होंने 342, 366 और इस तरह से डेफिनेशन और इस तरह से 50, इस तरह की कई बातें तो थी उसमें, एडिटी रखी जो पुरानी थी उसकी चाबियां वहीं रखी, लेकिन अगर राज्यों को भी कुछ उसके अंदर कुछ अधिकार कर दी गई। अब मैं चाहूंगा क्योंकि ज्यादा मेरा उद्बोधन रखेगा को कि आप अपना बात को रखें 5-7 मिनट के अंदर। मैं बेनीवाल जी को लेकर के और बाद में हम जो है जी के साथ विधायी संशोधन किए गए और ये कॉलम नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, सरकार की क्या मंशा हो सकती है आपके सोच में कि सरकार क्या चाहती है, तो इस बात को लेकर के अपना उद्बोधन दें। सभी साथियों को नमस्कार। फॉर्मेट मेरे पास में किसी साथी के द्वारा आया और मैंने जब इसको जांचा तो इसके अंदर जब मुझे ओबीसी का कॉलम नहीं मिला और मैंने अपने अलवर और आसपास के साथियों से इसकी चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन 340 का वायलेंस है। तो जैसे हनुमान जी ने बताया कुछ संशोधन करके 340 का भी एक रास्ता निकालने की कोशिश की। अब आती है कि ये 340 का क्लॉज और 341 और 342 आया क्या। हमने अपने किताबों में साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर 1931 में जनगणना करवाई थी, 41 में जारी हुई। जब काला कालेश्वर कमीशन बना 1941 के जनगणना के आधार पर ही पेश की। आज जो सरकार नहीं दे रही इसका कारण सिर्फ ये वो भी जो गरीबी है उसको वो ये फॉरवर्ड क्लास की अमीरी से ढकना चाहती है, अगर इस बात के आंकड़ों को छुपाना चाहती है कि जो की लड़ाई है उसको ठंडे बस्ते में डाला जाए और उसको समाप्त किया जाए। इस 2011 में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी की जनगणना कराई थी और उस कारण से जो आज तक कांग्रेस के साथ था उसने उसका पीछा छोड़कर 2014 में मोदी सरकार को बड़ा रोचक तथ्य जानने का 2004 के अंदर जहां तक मैं सही हूं कांग्रेस के 99 एमएलए आए थे और 2009 में 207 एमएलए हुए। सोचा कि हम अगर इस तरह से ओबीसी को भी साथ लेते हैं तो हमारे एमएलए की तरफ चली जाएंगी, लेकिन हुआ उल्टा बिल्कुल कि ओबीसी ने और जो कांग्रेस के पास फॉरवर्ड क्लास वो भी उससे छिटक के अलग हो गए और 2014 की कुल सीट 45 रह गई। तो इसका महत्व इन तीन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि एनआरपी के अंदर ध्रुवीकरण पर कितना भारी पड़ता है। इस बात को समझना अगर हम ओबीसी के लोग समझ जाएं कि हम सत्ता साधनों पर हक स्थापित नहीं हो, इसके लिए अगड़ों ने अपनी पुश्तैनी पार्टी को छोड़ के नई पार्टी में अपना पैर रख दिया और आज लाभ भी यूपी के चुनाव में अगड़ों ने मार खाई पिटाई खाई लेकिन दिया भी, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि एनआरपी के अंदर एनपीआर में किसी भी तरह से ओबीसी को अलग कॉलम नहीं हो। ओबीसी का कॉलम बहुत, क्योंकि इसके द्वारा ही राज्य के संसाधनों पर अधिकार निश्चित होगा। इस बात को हमें समझना जरूरी है
इसमें कि अगर जनगणना वाला कोई अधिकारी मेरे घर आया, ओबीसी का कॉलम नहीं हुआ, तो मैं उसकी जनगणना का बहिष्कार करूंगा और जितने मेरे साथी जुड़े हुए ओबीसी का बहिष्कार करेंगे। इसके लिए मैं एससी और एसटी के लोगों से लगातार संपर्क साध रहा हूँ। 14 अप्रैल को एससी, एसटी, माइनॉरिटी और ओबीसी की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें मैंने इस बात को रखा और सभी ने इसको स्वीकार किया पूरे रूप से। अभी मैं नहीं कह सकता कि वो पूरे रूप से तैयार है। ऐसा संभव होगा अलवर के अंदर कम से कम नहीं तो 20-30 का विरोध बहिष्कार करेंगे और वो अपना को दर्ज नहीं कराएंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। आप संघर्ष की प्रतिरूप है, लगे रहते हैं। मैं अब आपको इनको ले इसके पहले ये कर दूं कि 127वां संविधान संशोधन जब संसद में आया तो मैं संसद की कार्रवाई की हूं, उसके अंदर जो बात उभर के आई, विशेष तौर से उस बात का जवाब साना जी करेंगे। अखिलेश यादव ने ये कहा कि जब 50% कैप है तो जाति जनगणना जरूरी है। ये आपने माला खड़ा किया, जाति की जो जनगणना है उसको आप बाहर लाइए। ये जो आपने फैला रखा है ना ओबीसी का नेशनल कमीशन बना रखा है या और कोई आपने ऐसे मेथड बनाकर दिए हैं और कर दिए हैं, तो जब आप ये जवाब दें कसाना जी, तो इसमें अखिलेश का उसने ये बात कही कि जो 20% लोग हैं उनको तो आप इस पर, जब के 50% हो गई तो वो जो बाकी बच्चे हैं ब्राह्मण और वो लोग हैं तो उनके लिए तो 50 रहेगी आपकी फोकट में है कि जिस रिजर्वेशन को आप रिजर्वेशन 50 के ऊपर तो तीनों को सजा दो, एससी एसटी ओबीसी, और वो परसेंट वो 20% है उनको दे दो। तो ये जो है ये मतलब नहीं है। जाति की जनगणना जरूरी है, ये बात भी हमारे आनी चाहिए। उसमें एक ने किसी ने कहा कि ओबीसी की 3000 जातियां हैं, 1000 भी आ रही है। आर्टिकल 342(2)(a) में संशोधन हुआ, 364 में हुआ, 66 को मैं पढ़ रहा था, उसके अंदर ये परिभाषाएं हैं। तो ये परिभाषाएं भी जो है वो तय करेगा वो जो नेशनल काउंसिल है वो। तो इस तरीके से हम इन बातों को भी कसाना जी के मार्फत लाना चाहेंगे कि जाति जनगणना और एक धंधा जो पूरा कानून के दायरे में है उनके क्या मायने हैं। 50% का कोटा 20% के लोगों के पास में है, उसको क्या मतलब है, लोगों तक ये बात नहीं है। तो अब मैं बेनीवाल जी आप तो अपनी बात को रखें। युवर बेनीवाल जी आप अपना माइक खोलिए, माइक खोल करके अपना बात रखिए। माइक बंद है आपका, माइक खोलिए। माइक खुला नहीं अभी। फोन में एक माइक का चिन्ह है, उस पे हाथ लगाओ। आपका माइक नहीं खुल पा रहा। हाँ जो, हाँ यहाँ पे एक चिन्ह है, उसको आप माइक वाला टच करोगे तब माइक खुल। आपने वीडियो बंद कर दिया, वीडियो रहने दें, माइक वाले पे करो। 3 चिन्ह है, एक जिससे आप आउट हो जाते हो, एक वीडियो का है, उसके पास ही माइक का है। थोड़ा सा आई आवाज? हाँ आ गई। आपकी आ गई आवाज आपकी। मैं इस मामले में थोड़ा नया हूँ, आज पहली बार ही वर्चुअल इस मीटिंग में भाग ले रहा हूँ, इसलिए तो आप सभी को नमस्कार। और ये पूर्ण परिचर्चा जो इस समय आयोजित की है, इसके लिए भी सभी और विशेषकर हनुमान जी के पात्र है। वो भी बहुत ही महत्व, मैं तो अभी संविधान की किताब पढ़, उसमें बड़ी ताज्जुब की बात है कि संविधान में सबसे ज्यादा जो जिक्र आया है वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म मूल स्वतंत्रता, परंतु
और ये तो की कहां से? तो मैं कि इस चर्चा के माध्यम से अपने को अभियान चलाने की जरूरत सी की जरूरी है। और अगर सरकार रखती है तो ऐसी जनगणना का कोई औचित्य नहीं है। अभी जानकारी है कि बिहार सरकार ने नीतीश कुमार जी ने यह कि सरकार है वो अपने स्तर पे जनगणना जाति की जनगणना से यूपी में भी जो समय समाजवादी पार्टी और अलायंस ने घोषणा की थी कि हम जनगणना कराएंगे, वो सरो एक रास्ता नहीं हुआ। तो तक जनगणना नहीं होती है, जब तक आंकड़े नहीं आते हैं, तब तक ओबीसी को किसी भी प्रकार का लाभ मिलना ही बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मोटा मोटी मैं तो यही निवेदन कर रहा हूं कि इसके बारे में अपन सभी जागरूक लोगों को अभियान चलाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेनीवाल जी। वैसे अनूप जी ने जैसी घोषणा की है अभियान के मार्फत के भाई हम लोग ये करेंगे, इसी तरह से मैं आप भी इस वीडियो को उठाएं और मेरे पास अनूप जी के नंबर हैं, आप कभी भी ले लें, आपके मेरे पास हैं, तो आप जॉइंट एक्शन करके और इसमें बात करें। अब मैं जाऊंगा अन्ना जी के पास में और उसके सारे ढांचे को और इसके अंदर की गहराइयों को और उनके कारणों को आप सुप्रीम कोर्ट वकील हैं और क्यों के बारे में हमेशा लाइव फेसबुक और सोशल मीडिया से बहुत कुछ लिखते रहते हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट की सर आप आइए और हम सेशन को रिकॉर्ड करें और आपके उद्बोधन से हम लोगों तक बात पहुंचाएं। तो आप अपनी फुल बात अपने स्तर पे अपनी रखें और बात समप इस लाइन ऑफ एक्शन पे हो कि घेरा पूरा का पूरा ओबीसी के मार्फत। और आखिर लोग इतने होने के बावजूद ये क्यों बदमाशी कर रहे हैं, इसमें क्या जनता दोषी है या ओबीसी के हमारे मठाधीश जो हमारे बने बैठे मंत्री लोग हैं कि मैं एक सिंपली एक इसके पे दे, ये जब ओबीसी का हुआ था उसके मैं डेटा बता रहा हूं, संशोधन का मत विभाजन हुआ था तो ये डिवीजन या तो 298 फेवर में आए और 71 विरोध में, ये डेटा बता रहा हूं मैं। 372 वोट पड़े थे, तो ये जो ओबीसी का फिर राज्य में गया तो वहां डिवीजन हुआ, आए मोशन के फेवर में वहां नील आया। 186 क्लोज 2 में कोई करना था, वो वोटिंग थी इसलिए नील हो गया। 185 कुल मिलाकर के क्लोज 2 में, क्लोज 3 में, क्लोज 4 में, क्लोज 1 में और मोशन में सब में बदलाव के अंदर की गई ओबीसी के कुछ लीडर्स के द्वारा, लेकिन वो वार बिल पास हुआ। 298 से बिल पास हो गया। तो कसाना जी आप बात को आगे बढ़ाएं। विजेंद्र जी कसाना। खोलो कसाना जी, माइक खोलो। सभी साथियों को नमस्कार। जी अभी आ रही है आवाज? अरे देखिए शुरुआत से ही थोड़ी सी बात करेंगे। एक तो ये मिथ जो है कि संविधान किसी संसदीय ने लिखा या संवैधानिक जो कमेटी थी उसने लिखा, ये अपने आप में गलत है। पीएन राव साहब ने लिख दिया था पहले ही और उसकी समीक्षा के लिए एक कमेटी मनोनीत की गई। कायदे में तो इस मुल्क में उस कमेटी का चुनाव होना था, आदमी उस कमेटी में बैठना था अपनी हिस्सेदारी के अनुसार। वो नहीं हुआ, वो हमारे साथ धोखा हो गया। वो कमेटी अपर कास्ट की थी, उसमें 2-3 लोगों की ही चलती थी, बाकी सब थे, उनका कोई रोल नहीं था।
एक बड़ा मिथ ये कि डॉक्टर अंबेडकर साहब का साहब है और ये है वो सारा झूठ है। पूरा जो ब्रिटिश टाइम के बने ये उन एक्ट्स का एक पुलिंदा है और इसमें इतनी बेखुदगी की बातें लिखी हैं इस संविधान में, मेरे ख्याल दुनिया का, जिसमें एंग्लो इंडियन था और यहां तक भी था कि एक आईटी सेक्शन जिसको आज आप समझ रहे हैं ये टेलीग्राफ एक्ट के नाम से हुआ करता था ब्रिटिश टाइम में, और उसमें उन एंग्लो इंडियंस को ये कहा गया कि आवश्यक नौकरियों में उनको टेलीग्राफ में रखें जहां जासूसी होती थी। यानी आप अपने मुल्क का संविधान बनाते हैं और एंग्लो इंडियंस को रिजर्वेशन देते हैं। खैर ये बात हुई, उसके बाद संविधान सभा में जब चर्चाएं शुरू हुई तो पंजाब राव देशमुख जो भारत के पहले कृषि मंत्री बने, इससे पहले और बता दूं कि 27 अगस्त को अंबेडकर संविधान सभा में शामिल नहीं थे, वे आए हैं 29 अगस्त को। 27 अगस्त को एससी रिजर्वेशन पास कर दिया गया, सरदार पटेल ने बिल पेश किया। सरदार पटेल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, उस वक्त माइनॉरिटी एससी को बोलते थे। अब समझिएगा साहब आगे जी आइए हूं तो डॉक्टर पंजाब राव पहले कृषि मंत्री भारत सरकार के बने, उन्होंने संविधान सभा में बहुत साफ शब्दों में जो लिखा था वो मैं पढ़ देता हूं। पंजाब राव देशमुख का पूरा ये पेज है, उसमें जो लाइन पढ़ देता हूं। May I ask, sir, what in given to the millions of Jat, millions of Ahirs, Gujars, Kurmi, Kunbi, the Adi and billions of others? Have we not been a little too engrossed in our own exploit, inadequate thought to the thousands of these poor people who have sacrificed their lives to give us the present freedom? What place have we assigned to them except to visualize that they will for blindly, meekly and religiously vote for anyone who will choose for them? From this point of view, the situation is gloomy. It is up to our present rulers to examine and consider if they are so inclined and to understand all that. I mean, if they do not do this, nothing and destruct ahead will lie ahead. I therefore urge that at least when the minority यहाँ पे SC को बोलते हैं, are content to have only their fair share of power and reasonable proportions in government services, rulers will pay some attention and neglected rural population, यहाँ इसका मतलब OBC से है, which has even under the secret name of the Congress, pressed by political consideration, microscopic minorities, interests have been advocated by the great of Democrats. They enjoy post and privileges which they had no right to enjoy. It is self-evident that anybody enjoy more than the deserves, he must be necessity deprive someone else of his legitimate share. Let this be borne in mind in distribute and post among the various Hindu communities, and let the policy of the devil hindmost cease at now. कुल मिला के बात ये आती है कि जो आरक्षण का बिल पास किया गया बहुत गहरी चाल थी। इस चाल को सरदार पटेल से चलवाया गया। वो चाल ये थी कि जो हमारे कौम कबीलों के हिस्सेदारी लोकसभा में या विधानसभा में आनी थी, किसी मुल्क में खुली स्पर्धा संसद में होनी चाहिए, जो काबिल हो वो जीतना चाहिए। एक चीज जरूर है कि हर कौम की हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि एससी वहां ना बैठें, एससी अपनी कम्युनिटी के पॉपुलेशन के आधार पे जरूर बैठें, लेकिन इस देश की बाकी कौमों ने क्या बुरा किया कि वो ना बैठें। किसी कौम के हिस्से को छीन के किसी कौम को संसद में विधायिका में दे देना, ये कौन सा न्याय है? इस चाल को चला गया 27 अगस्त को। डॉक्टर अंबेडकर शामिल हुए हैं संविधान सभा में 29 अगस्त को। एक तो ये बात होगी। अब आता है साहब 340 वहां बनाया गया, और एक बात यहां और उठी कि भाई अभी जब एससी को आपने आरक्षण दिया है तो ओबीसी को भी इसी वक्त आइडेंटिफाई कर लीजिए।
और उनको भी आगे बढ़ा दीजिए, उनका भी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर दीजिए। इस बात पे डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में चुप्पी साध गए, की चर्चा नहीं हुई, सब लोग गुमराह थे। ओबीसी के जितने लीडर अभी तक इस मुल्क में हुए हैं, एक्सेप्शन छोड़ दीजिए चौधरी चरण सिंह जैसे लोगों को, वो सारे के सारे एमए बीए तो होंगे, लेकिन वो रियल एकेडमिशियन नहीं है। उसकी मैं एक घटना बताता हूं। जब ये सेंसस का इशारा रखूंगा तो मैं चौधरी अजीत सिंह से मिला था किसी आदमी के साथ हमारे यहाँ गाजियाबाद में, उनको मैं लेके गया था सुबह सुबह 8 बजे। साहब इस पे हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था भाई ये सेंसस पैसन मुझे समझ में नहीं आता, क्या है, इसकी बात ना करें। अब आगे आइए साहब, ये सिलसिला चला कहां से, अब इसको हम 70 में पहली बार सेंसस बोल रहे थे, साइमन कमीशन आया में हमारी स्थितियों का आकलन करने की बात हुई थी। अंबेडकरवाद भी सारा झूठ बहकाते हैं स्थितियों की, लेकिन कांग्रेसियों का विरोध यह था कि उसमें हमारी हिस्सेदारी कमीशन में नहीं थी। उनकी चाल हो सकती है, लेकिन उनका मेन कहना यह था कि साहब हम साइमन कमीशन में हिस्सेदार नहीं है, इसलिए हम उसमें नहीं बैठेंगे, हम समर्थन नहीं करेंगे। अंबेडकरवादी उसको दूसरी तरह से घुमाते हैं। खैर बहरहाल 1872 में पहली कंप्लीट हुई, 1881 में भारत में कंप्लीट पहली सेंसस हुई है कास्ट की। उसके बाद लास्ट हुई है, बीच में होती रही है 1931 में। 1931 के बाद 41 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गया, 51 में हम लोग आजाद हो गए। आजाद भारत में हमारी आजाद सरकार ने पहली कुटिल चाल हम किसानों के खिलाफ जो चली गई वो यही थी कि उन्होंने बहुत चालाकी से सेंसस को रोक दिया गया। जिस अंबेडकर को आप समतावादी और कौन से वादी बोलते हैं, ये इंसान विधि मंत्री था भारत का उस वक्त, इसको ये सब पता था, इसने जीवन भर कास्ट के ऊपर लिखा है, लेकिन यहां इस इंसान ने एक शब्द नहीं कहा कि भाई आप इस सेंसस को क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि उस वक्त एससी और एसटी कम्युनिटी की सेंसस निश्चित हो गई थी होना, माइनॉरिटी अपने कारण होती थी, उनके डाटा लिए जाते थे। लेकिन ओबीसी जो इस देश की बड़ी आबादी है 55-60%, उसको किसी भी कांग्रेसी ने नहीं उठाया। एक खास बात यह थी कि जिस इंसान पे सारा देश नाज करता है कि साहब उसके पास 32 डिग्रियां थी, बहुत बड़ा समतावादी था, कानून का विशेषज्ञ था, डीलिट था, डीएससी था, फला था, समता मूलक समाज बनाने का एक ही सिद्धांत था कि हम कास्ट सेंसस इस मुल्क में कर देते। उस कास्ट सेंसस पे डॉक्टर अंबेडकर का एक शब्द नहीं है। इस बात को क्रिस्टोफर जेफरलॉट ने अपनी किताब साइलेंट रिवॉल्यूशन के 2 वॉल्यूम हैं, साफ लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर के मन में यह था कि यदि इसी वक्त ओबीसी की भी सेंसस करा दी जाती है, के माने खत्म हो जाएंगे, एससी के रिजर्वेशन के माने खत्म हो जाएंगे। मैं इसके उल्टा बोलता हूं, यदि उसी वक्त ओबीसी का आरक्षण भी हो गया होता, मैं तो इससे 2 कदम आगे रहता हूं। मैकडोनाल्ड कमीशन भारत में आया था, उसकी काट के लिए पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट एक समझौता था गांधी और अंबेडकर के बीच। खुल्लम खुल्ला इस बात को मैं प्रमाणित कर सकता हूं, ये गहरी चाल थी जो अंबेडकरवादियों के और हिंदू महासभा वालों के बीच एक गुप्त समझौता था। उन्होंने हमारे सारे मुल्क को पागल बनाया बहुत अच्छे तरीके से और सेंसस को वहां बंद किया। दूसरा, समानुपातिक हिस्सेदारी के इतिहास को सदा के लिए बंद कर दिया। यदि उस वक्त ही समानुपातिक हिस्सेदारी इस मुल्क में हो जाती तो एससी का रिजर्वेशन सदा को सुरक्षित हो जाता, आज सुरक्षित नहीं है और हम सब लोग अपनी अपनी हिस्सेदारी में आ गए होते। अब मैं यहां एक जिक्र करता हूं 1935 का एक आंकड़े का जो ब्रिटिश टाइम में लिया गया था। 1935 में कायस्थ बिरादरी जो इस मुल्क में 2% है, उसकी हिस्सेदारी सत्ता में नौकरियों में 35% हुआ करती थी। जो मुसलमान थे आजादी से पहले वो 5% टोटल आबादी थी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए उनकी भी सत्ता में हिस्सेदारी 5% हुआ करती थी। ईसाई जो यहां उस वक्त 2-2.5% था, ईसाइयों की नौकरी में हिस्सेदारी 15%। एससी समाज जो अभी 15 से 18, 19, 20% के करीब है, उसकी हिस्सेदारी 10% थी और ओबीसी की हिस्से जितनी मंडल के बाद अभी तक आई नहीं है आज तक भी क्लास में, उतनी ही 8% आजादी से पहले हिस्सेदारी में हुआ करते थे। आजाद भारत में मंडल के बाद भी 22, 24, 28 साल गुजरने के बाद भी हम उतनी हिस्सेदारी पे अभी तक नहीं, जितनी हिस्सेदारी में हम अपने आप ही बिना किसी आरक्षण
इस टाइम में थे। और ब्राह्मण उस वक्त चूंकि उसकी आबादी 3% थी, तो ब्राह्मण की सत्ता में हिस्सेदारी 3% थी। आज का के सामने कायस्थ नौकरी में 2% है, ईसाई 1.5%, 1% से कम हो गया है, मुसलमान का 20% हिस्सा बॉर्डर के पार चला गया, 15 इधर रह गया, 15 में से 2-2.5% नौकरी में हिस्से। ओबीसी है वो से ऊपर नहीं जा रहा क्लास में। एससी का भी बहुत कम है, वो जो सफाई कर्मी हैं, 4th क्लास के एम्प्लॉय और जाड़ के उसको दिखा देते हैं। अब ये बताता चलूं पेंडिंग है, उसमें एडिक्वेट रिटर्न को आधार मान के जो एससी के साथ एक आ रहा है कि भी प्रमोशन में रिजर्वेशन और ये सब बातें लेती है कि एससी का टोटल जो नंबर है रिजर्वेशन का उसको काउंट करना चाहिए। हमारे साथी एडवोकेट कहते हैं कि नो, में अलग करिए, क्लास 3 में अलग करिए, क्लास 4 में अलग करिए, लेकिन सरकार उस बात को मानने को तैयार नहीं है। यदि उसमें क्लास वाइज आ जाए तो एससी के पास भी कुछ नहीं है, एससी के पास भी कुछ नहीं है, ओबीसी के पास भी कुछ का बंटाधार है इस मुल्क में। और इस बंटाधार को जो सरकार बनी नेहरू की, उसने बहुत के माध्यम से राजनीतिक आरक्षण करके, क्योंकि राजनीतिक के बाद इस देश की जो मजबूत कम्युनिटी थी वो उनकी कोई हिस्सेदारी संसद में है नहीं, और जो हमारी सीटों पे रिप्लेस करके बैठाए गए वो सारे गुलाम प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी कोई औकात नहीं है। उसके बाद हुआ जो हमने दल बनाए, उन दलों में जितने ओबीसी के आदमी थे वो हमसे लेके जाते हैं कि मैं ओबीसी का हूं, लेकिन वहां जाने के बाद फिर वो ओबीसी के नहीं होते। आज भी भारत की संसद में टोटल पार्टियों के सारे ओबीसी जोड़ेंगे तो हो जाए। यूपी में आप देखेंगे 4 एमएलए में से 1 एमएलए के जो है अपर कास्ट के हैं, बाकी सारे एमएलए एससी एसटी ओबीसी के हैं। दिन भर साहब हमारे साथ न्याय नहीं होता, आज ही दलों के खिलाफ निकल के एक साथ आ जाइए, सरकार बना लीजिए, आपकी सरकार आज ही बन जाएगी, आज ही आपके मसले हल हो जाएंगे, लेकिन आप उस पर नहीं। अब आगे सिलसिले को बढ़ाएंगे, आप उसको समझ। 1960 में 52 में पहला चुनाव हुआ, 52 में जो ओबीसी की जो हिस्सेदारी, यूपी का मेरे पास आंकड़ा था 5.2% ओबीसी के एमएलए, मुसलमान भी खूब बड़ी तादाद में जीत के आए थे, दलित अपने रिजर्वेशन हो गया था वो उसमें जीत के आए थे, मुसलमान आबादी से ज्यादा थे क्योंकि आजादी में बहुत एमएलए। और कमाल की आजादी से पहले जो बनते थे उनमें ईसाई भी बहुत थे, यूपी में बहुत सारे एमपी बना करते थे, उनके नाम भी नहीं रहे। उसके बाद 60 में चौधरी साहब आते हैं, ये सारा सिलसिला के श्रेय उनको जाएगा। सीएम थे यूपी के सीबी गुप्ता, और चौधरी साहब वहां होम मिनिस्टर बन गए। तो उन्होंने जो वहां पता लगाया 46-47 में जो ओबीसी का गया उनको, उसमें केवल 35% उत्तर प्रदेश में ओबीसी के थे, की संख्या 3250 हुआ करती थी उस जमाने में। चौधरी साहब सो नहीं पाए, उसने कहा ये तो बेड़ा गर्क हो गया, हम लोग तो सत्ता से बाहर हैं। के बाद जो है 54-55 में यही आंकड़ा 35 ऑफिसर से 25 हो गए, और जो 3250 हुआ करते थे टोटल ऑफिसर 5250 हो गए। उसके बाद पॉपुलेशन की कितनी है 53-54%, ऑफिसर यूपी में 25 रह गए 35 में से। तो चौधरी साहब ने जो है सदर्न स्टेट वगैरह में भी इसकी चर्चा कराई, और लेटर कमीशन की शुरुआत चौधरी साहब के। उसके बाद उस जमाने में जो थे कांग्रेस में हुआ करते थे, और 33 एमएलए जो है अपोजिशन में ओबीसी के हुआ करते थे। ये बात चौधरी साहब को क्लिक कर गई और गवर्नमेंट को बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच बिहार में त्रिवेणी संघ गठन हो चुका था। त्रिवेणी संघ की सोच उत्तर प्रदेश में मामला रामस्वरूप वर्मा जी लेके आ गए थे, और चौधरी साहब उनके शिष्य थे। तो दोनों गुरु चेले में यह मंत्रणा हुई कि भाई हम लोग सत्ता से बाहर हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो इसी मंत्रणा पे उन्होंने फिर ये सिलसिला चलाया। फिर आ गया 1957 से 62 के, और सीएम इनको बनना था, लेकिन चौधरी साहब को आउट, और दिल्ली से सुचेता कृपलानी को लेके चले गए, उसको मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि चौधरी साहब जा चुके थे कि भाई हमारी कौमों के हिस्सेदारी दीजिए, इसलिए उनको मुख्यमंत्री से कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। 70 आ गया,
1977 में चौधरी साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने सजेस्ट किया कि जो 25% सीटें हैं एडमिनिस्ट्रेशन में वो ओबीसी को दे दी जाएं। साहब की सरकार आ गई और देवगढ़ा साहब ने जो है यहां से बात शुरू हुई कि जाति की गिनती हो तो सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो अटल बिहारी की ये बात रखी कि भाई जातियों की गिनती करवाइए। उसके बाद में आ गया एसएम कृष्णा, एक मिनिस्टर हुआ करते थे, विदेश मंत्री। उन्होंने आडवाणी से पूछा कि भाई ओबीसी की गिनती करवाइए, तो उसमें उनका टेराइज, यानी ऐसे उन्होंने जवाब दिया था जैसे ये मुल्क उनके बाप की जागीर हो। और देखिएगा उसके बाद आता है एनबीसी की जो रिकमेंडेशन सेंसस की 1993-94 में और 94-95 में बैकवर्ड कमीशन ने भी सेंसस की रिकमेंडेशन भारत सरकार को नहीं मानी। इतने प्रयास के फिर यूपीए की सरकार बनी और उसने एक कैबिनेट नोट जारी किया, लेकिन सरकार जो है गिर गई। में आ गए मार्च के महीने में अटल बिहारी गवर्नमेंट फिर बनी, पुनः होम मिनिस्टर बन गए और फिर वो प्रस्ताव रखा गया और आडवाणी साहब ने फिर उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उसके बाद भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल ने एक लेटर सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को भेजा 26 जून 1998 को। इसको कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ। फिर 2000 में फिर अटल गवर्नमेंट सोशल जस्टिस रजिस्ट्रार जनरल ने चिट्ठी भेजी और उसमें उन्होंने ये कहा गया कि इस आधार पर जाति के कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह नोट था सरकार। उसके बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट इनके गलत के आने की सन 2005 को मंत्रालय के अधीन काम करने वाले रजिस्ट्रार को उन्होंने भेजकर कहा, क्या कहते हैं, संसद का कहना है कि पिछड़े वर्गों को विकास योजनाएं जिनके लिए चलाई जा रही हैं, यह पिछड़े की गिनती करना आवश्यक है। यहां बात रुक गई। अब 23 अक्टूबर सन 2008 को यहां 2011 की जनगणना से करीब 1.5 साल पहले एक हुआ करते थे, एमपी मिनिस्टर भी रहे, हेल्थ मिनिस्टर साहब थे साउथ के, इन्होंने फिर जाति जनगणना का सवाल उठा दिया साहब, और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने फरवरी सन 2009 को भेजा, लेकिन जनरल ऑफ इंडिया ने जाति आधारित जनगणना के कारण फिर से उसके बाद संसद में मनमोहन सिंह की सरकार में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया और मनमोहन सिंह तत्काल ने सदन में यह वायदा किया था कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। अब यहां मैं एक चीज बता दूं, मैंने बहुत मुल्कों के संविधान और ये उनके तौर तरीके पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ा है। यदि किसी संसदीय व्यवस्था में किसी मुल्क का प्रधानमंत्री करेंगे और उस वादे से मुकर जाए तो बहुत मुल्कों के कानून में उस प्रधानमंत्री को जेल जाना पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन नीति अपनाई, जो नीति भाजपा की आडवाणी, और वो वादा करके मुकर गया। कायदे में यदि किसी और मुल्क में होता तो मनमोहन सिंह को जेल में जाना चाहिए था, लेकिन वो जेल नहीं गया, वो मुकर गया। सारे ड्रामे रचे गए, ग्रुप में गया। उस वक्त प्रणब मुखर्जी जो बाद में राष्ट्रपति बने, उनको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का है गया कि साहब होना चाहिए। उसके बाद 20 साल सोनिया गांधी ने भी एक कमेटी बनाई है, और मक्कार इस कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, बीजेपी के तो है ही हैं, कि उन्होंने भी फिर कमेटी बनाई। पिछली बात भूल गए, पिछले जब आपके सत्ता थी 10 साल, तो आपने इस पे तवज्जो नहीं दिया। फिर वो कमेटी का गठन, साहब ये हम स्टडी करते हैं कि सेंसस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जो हम लोग उस वक्त काम कर रहे थे, कुछ साउथ के साथी थे, कुछ नॉर्थ, मैं भी उनमें से एक था। तो हमने ये प्रधानमंत्री साहब के साथ एक मीटिंग हुई थी मनमोहन, तो उसमें हमने ये सवाल रखा था कि साहब इसमें केवल करा रहे हैं
और आपका जो है 22,000 बच जाएगा। पीएमओ से हमें वो जो उनका परफॉर्मा था वो भी मिला था और हमसे कहा भी गया था जिस पे बैठ के आप संशोधन कर दीजिए। हमने वो स्टडी भी किया था सारे साथियों ने बैठकर, सरकार ने फिर नहीं मानी। इस बीच एक घटनाक्रम और भी हुआ था, उसका भी जिक्र कर दूं तो 22,000 करोड़ रुपया आपने खर्च करने के बजाय बाद में जो सैंपल सर्वे आपने करवाए थे जिसको पार्लियामेंट के सदन पे नहीं रखा गया, का खर्चा करीब 60,000 करोड़ आया था। हमने कहा था साहब 60 बच जाएगा आपका, थोड़ा सा ही खर्च पड़ेगा, आप इसको करवा दीजिए, लेकिन वो नहीं कराया गया। यहीं पर नहीं रुकती। इसके बाद जो है 15 जुलाई को राष्ट्रपति महोदय को मैंने एक लेटर लिखा और उनका जो जवाब आया था वो लिखते हैं कि इनोमरेशन ऑफ कास्ट वुड बी कंडक्टेड फ्रॉम जून 11 टू सितंबर 11 इन फेज मैनर। ये वही फेज मैनर में थी जो बाद में इन्होंने कराई थी और जिसको पटल पे नहीं रखा। अब यहां एक चीज और क्लियर कर दूं कि जो सेंसस का एक्ट है, बेसिकली दुनिया में जो सेंसस कमिश्नर होता है वो सेंसस कमिश्नर एक तरह का इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, जैसे आपका बैकवर्ड कमीशन, इलेक्शन कमीशन, विमेन कमीशन। लेकिन भारत में क्या है कि जो सेंसस कमिश्नर है ये बहुत चालाकी से, यहां भी अंबेडकर की विद्वत्ता का एक पैमाना मिलता है कि आप जब बहुत काबिल थे, आप सामाजिक न्याय के पुरोधा कहे जाते हैं, तो वहां आपको सेंसस कमिश्नर को गृह मंत्रालय से निकाल के इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना था। लेकिन कांग्रेस के किसी भी आदमी ने, भारत किसी भी सांसद को अभी तक ये अकल नहीं आई, कोई सांसद इस बात को उठाए कि ये जो सेंसस कमिश्नर है ये सेंसस कमिश्नर गृह मंत्रालय के अंडर में नहीं होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए। लेकिन वो आज तक बना भी नहीं, सवाल भी नहीं उठा। जब गृह मंत्रालय के अंडर रहेगा तो बहुत सारे पेच उसमें फंसेंगे। एक बात और आती है कि जो उसका सेक्शन 5 है, सेंसस कमिश्नर की पावर है, उन पावर्स को आप स्टेट को डेलीगेट नहीं कर सकते। यदि कोई सेंसस कोई स्टेट बॉडी करती है, जैसे अभी आप कहें कि साहब नीतीश कुमार की बात दूसरे साथी ने उठाई, या उधर भूपेश बघेल साहब भी प्रयास कर रहे हैं, इसमें भी एक पेच फंसेगा कि ये असंवैधानिक है। जोर दी गई है संवैधानिक, वो सारी सेक्शन 5 के तहत वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे आके बात रुकती है। और इन्होंने फिर ये कराया नहीं। उसके बाद नवंबर 2014 को उच्चतम न्यायालय में एक केस आया था जिसका मुझे नंबर तो याद है, 2015-2 SSC 796 पेज पे है। उसमें ये बात आई थी कि सेंसस ने ये कहा कि साहब ये जरूरी नहीं है सेंसस हो, वो उसमें पाला बदल गए। उसके बाद मैंने उस जजमेंट की कॉपी, एक बार ओबीसी के सारे सांसदों की कुछ मीटिंग चला करती थी दिल्ली में, तो मैं भी उसमें जाया करता था, उसमें उनको थोड़ा बहुत थे उन लोगों से, तो मैं उस जजमेंट की कॉपी लेके गया था। मैंने कोई एक कॉपी करा के मैं एक टेम्पो में भर के लेके गया और मैंने सारे सांसदों को उसकी कॉपी बांटी, जितने ओबीसी के सांसद वहां बैठे थे। तो जो अमेंडमेंट की बात की है 17 वाले की और 21 वाले की, उसमें ये अमेंडमेंट के लिए चर्चाएं हो रही थी। तो मैंने कहा साहब ये मुद्दा भी है, इसको भी आप उठा दीजिए। अमेंडमेंट की बात आते हैं, अमेंडमेंट में वो कोई हमारे मतलब का कुछ नहीं है, बस इन्होंने बहुत चालाकी चल के ये किया है कि जो ओबीसी का जो कमीशन है उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा प्राप्त नहीं था बहुत साल से। हर साल एमपी बैठा करते थे, ओबीसी की चर्चाएं किया करते थे। बल्कि मुझे हंसी भी एक बार आई है, जो अनुप्रिया पटेल है नई नई सांसद बनी थी, उस मीटिंग में आई थी, बात रखी कि सब ये कितने साल तक हम लोग चर्चा करते रहेंगे, आप इसको संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं देते हैं। तो बिहार के मुझे नाम नहीं याद आ रहा, यादव थे, कोई गमछा सा डालते थे बीजेपी के, चुटकले बादशाह था, लालू यादव की तरह बोलता था उसमें संसद में। तो उसने कहा भी नहीं आई हो आप, अभी तो बहुत साल लगेंगे इसको चर्चा करने में, इतनी जल्दी काम नहीं होते सरकार में। यानी उनके ना उनके पास कॉन्फिडेंस था, ना समझ थी, ना अकल थी, वो ऐसे ऐसे सांसद वहां बैठे थे कुल मिला के। उसके बाद जो है संवैधानिक दर्जा जब दिया तो उसमें बहुत सारी चीजें आपने छीन ली। जैसे सबसे कमाल की बात की है, कास्ट का ओबीसी होना चाहिए, ट्राइबल होना चाहिए, ये जो पावर है ये राज्यों के पास पावर थी। इस पावर को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने की आड़ में सरकार ने क्षेत्र में ले लिया है। अब पावर खत्म हो गई। इसके मानी है कि आपने पूरा किया है और राज्यों से पावर बाकी से आपने छीन ली, लेकिन किसी मुख्यमंत्री ने इस पे अकल नहीं लगाई कि ये हमारे अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं। किसी भी ओबीसी के सांसद ने इस पर नहीं किया कि सब
जो सब्जेक्ट है कायदे में राज्य का है, ये सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना का काम है, लेकिन उसको बंद कर लीजिए, केंद्र का काम नहीं है। जब ये केंद्र का काम हो जाएगा तो जैसे जाट समाज अभी तक दुखी था, उनको स्टेट में दर्जा देते हैं, सेंटर में, जो तमाशा है वो फिर बाकी कौमों के साथ भी ऐसा ही होगा। तो आपने सारी पावर को छीन लिया है एक तरह से। तो कुल मिला के बात ये आती है कि जो हमारे सांसद हैं कोई काम नहीं करता है। हम इसमें जितना जोर लगा सकते थे 10-12 साल हमने लगाया। और इस बार एक चीज और, जो आधार कार्ड आपका है, 1 रुपया खर्चने की जरूरत ही, आधार कार्ड बनाते जाइए, जाति उसमें लिखते जाइए, सारे देश के डाटा आपके 2 मिनट में आपके पास आ जाए। उसके बाद एनपीआर का दूसरा जो सिटीजन नागरिक बिल का है, इसमें नई समस्याएं खड़ी होंगी, उसको कहीं अलग से फिर चर्चा करेंगे, वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। उसमें हम और बड़ा धोखा होने जा रहा है, तो उस पर अलग से कहीं बात होंगी। लेकिन सेंसस को ये सरकारें बिल्कुल तैयार नहीं है, और जो समाजवादी के, बसपा के, समता के, नीतीश के ये सारे ड्रामा करते हैं, ये कोई, इनके सांसद संसद में एक भी आदमी यदि अड़ जाए तो वो उसका नतीजा निकाल लेगा। उसको इस तरह समझेंगे जैसे ये ड्रामे बहुत होते हैं संसद में, जैसे आप कहेंगे साहब कॉलेजियम हो गया है। कॉलेजियम किसने बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन भारत की संसद में एक भी सांसद ने आज तक कॉलेजियम के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश नहीं किया। इसके माने ये है कि संसद और सुप्रीम कोर्ट मिलकर काम कर रहे हैं, सब मिले हुए, सब आपके खिलाफ हैं। और अभी जो है, अब चीजें, पीछे सरकार का आ गया था स्टेटमेंट, शायद प्रधानमंत्री का ही था, कि सेंसस इस बार नहीं हो रही है, और जो एनपीआर है उसी के माध्यम से सेंसस करेंगे। जो एक्चुअल सेंसस कमिश्नर वाली है वो शायद अभी नहीं है, या उसमें कहीं कुछ मतभेद है कहीं कोई किसी चीज का, लेकिन एनपीआर वाले पे वो डाटा इन्होंने लगभग कलेक्ट कर लिया। और 2021 में सेंसस कास्ट की नहीं हो, आप आंदोलन कितना कर लेंगे, जब तो बात बन सकती है। सारी कौमें एक साथ सब मिलके कंबाइंड रूप से बहिष्कार करें तो बात बने। मान लिया आपने अलवर में कर दिया, हमने गाजियाबाद में कर दिया, कोई ढेला नहीं उठेगा, आपका नाम और उसमें से निकल जाएगा, आपकी परसेंटेज सरकार सुनने। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता यह है कि इनको सेंसस करने दीजिए, जो दीजिए, हमें ऑडिट के स्वरूप जाट कम्युनिटी अपनी मीटिंग बुलाएं, 36 कौम अपनी अपनी मीटिंग बुलाएं और अपनी सेंसस खुद करें। सरकार के आगे हमारी हमें यही तो जानना है किस विधानसभा लोकसभा में हम कितने हैं। सरकार जाए ऐसी की तैसी में, सरकार नहीं करती तो हम खुद करें। और उसका एक तरीका, हम सब मजबूत कौम, हर कौम अपने नागरिक से 100 रुपया का कलेक्शन रखे। खोज करें जाट कम्युनिटी 1 करोड़ है, थोड़ी देर के लिए 100 करोड़ रुपया का कलेक्शन आप पे हो गया, मैं आप अपनी कौम के वेलफेयर पे 100 लोगों की टीम बनाइए और इस प्रारूप को हर कौम करे। सरकार जाए फाड़ में, पैरेलल सरकार चलाइए, अपने अपने सचिवालय बनाइए, अपने अपने ऑफिसर अपॉइंट करिए, अपने अपने लोग बैठाइए, अपने हर साल के डाटा इकट्ठे करिए, उनको एनालिसिस करिए और फिर अपने एमएलए एमपी को बताइए जब वोट मांगने की, ये देख भाई ये क्या तमाशा है। इसके साथ बहुत लंबा विषय हो जाएगा। जो आपका परिसीमन है, राज्य का परिसीमन भी धोखा है, लोकसभा, विधानसभा, जिला परिषद का परिसीमन भी धोखा है। उसमें आपकी पावर को कैसे कंट्रोल करना है, पूरी ताकत लगाई जाती है। मुझे कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ, एक बात मैं कसाना जी आपसे जानना चाहूंगा कि संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है, इसमें ये लोग 5 आदमियों को चुन रहे हैं, संवैधानिक दर्जे के मायने क्या, हम क्या समझते हैं कि क्या हमारे कोई आदमी बैठेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करेगी? नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं सब कुछ है उसमें। इतना किसी ओबीसी के किसी को नौकरी में कोई प्रॉब्लम आ गई, कहीं कोई हो गया तो उसमें दर्ज करने का उनको सिविल जज की पावर है, समन करने की। एक एससी जारी कर दिया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को, उसने कह दिया ना आता करना पड़ेगा। उनको मजिस्ट्रेट की पावर है समनिंग की, इसी को बोलते हैं बस। तो ये एक तरह का कंसल्टेंट बॉडी है, इसके पास पावर नहीं है, इसलिए बिल्कुल गुमराह होने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। जो कम्युनिस्ट बैकवर्ड का, उसने जाट आरक्षण में अपनी सलाह थी और उसने सलाह जो दी, हाँ, सलाह के बिना मान लिया, उसको उन्होंने बाईपास कर दिया। यानी केवल एक एडवाइजरी इनको पावर है, कोई पावर नहीं है कहीं। यदि ये इतने अच्छे होते तो भाई सेंसस कर दो ना, जब तो हम समझेंगे आप कुछ कर रहे हैं। जब आप सेंसस ही नहीं करते रहो ऐसी नौटंकी करने के लिए, क्योंकि जितने ओबीसी के वहां बैठते हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, कोई जज बैठेगा, कुछ बैठेगा, वो सब हवा हवाई हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है। एससी में भी कोई पावर नहीं।
बहुत कुछ चलो, नहीं है। और आपका कोई सवाल हो, कसाना जी ने जो बात रखी है इसके अंदर आपका कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल या कोई बात हो, मनीष भारती जी आप माइक खोलें, आप बताइए कोई अपना कोई क्वेश्चन बनता हो आपके पास में। जी सभी भाइयों को नमस्कार, जय अर्जक। दरअसल मैं आज वाकई मिस कर गया, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन था, बीच में आया जब विजेंद्र कसाना जी बता रहे थे। एक तो कसाना जी थोड़ा सा मुझे इसमें आपको एक दो चीजें और देनी। जो सामाजिक न्याय का आंदोलन के जो सबसे बड़े योद्धा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपने रामस्वरूप वर्मा जी का नाम लिया। बहुत कम लोग जानते हैं उनके बारे में, लेकिन क्योंकि हमारा तो उनका परिवार का मामला है तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। सामाजिक न्याय की लड़ाई देखिए, आप बिहार में जो आपने चर्चा करी, बिहार में ये शुरुआत हुई और समाजवादियों ने सामाजिक न्याय की लड़ाई आजादी से पहले ही शुरू कर रखी। और समाजवाद जो नारा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, ये हम लोग अर्जक संघ में आज भी ये नारा लगाते हैं। और जब अगर इनकी सरकार बनी वहां पर शोषित समाज दल का जब गठन हुआ 1972 में, उससे पहले के एक दो करेक्शंस मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप तो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हो सकता है आपको जानकारी भी हो, लेकिन इस वजह से आप मिस कर गए। चौधरी महाराज सिंह भारती समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक सदस्य हैं उनमें से एक रहे। मेरठ से सांसद रहे, 1962 में वो संसद पहुंचे थे, सॉरी 62 का चुनाव आ गए थे, 67 में पहुंचे थे। अब मैं थोड़ा सा रोक के आपका परिचय दे दूं। कसाना जी, ये भारतीय के पूर्व सदस्य रहे हैं समाजवादी के अंदर। हाँ, बढ़ाइए आगे। नहीं, मेरे दादा रहे, मैं उनका मतलब चौधरी महाराज सिंह भारती का पोता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में है, मैं शेयर कर लूँ आपको। में लोहिया जी की मृत्यु से पहले ही अगर आप देखेंगे तो समाजवादियों के ये नारे रहे और 100 में 65 का नारा समाजवादियों का रहा। वो भी ओबीसी को लेकर ही था, उसमें ओबीसी, एसटी, एससी और माइनॉरिटी, जिसको बाद में जगदेव प्रसाद बिहार वाले और अपने रामस्वरूप वर्मा और चौधरी महाराज सिंह भारती, इन लोगों ने उसको रिफाइंड किया आगे। और उसके बाद लोहिया जी की 1 जून 68 में दिल्ली में जो हमारी कोठी थी 20 विंसर पैलेस पे, वहां पे अर्जक संघ की स्थापना हुई और अर्जक संघ का ऑफिस खोला गया। नारा दिया गया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषित में ललकारा है, धन भाग हमारा है। तो ये जो पूरा का पूरा आंदोलन था, इसमें जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा और चौधरी महाराज सिंह भारती, और साथ ही साथ जो वैज्ञानिक सोच है उसको हम लोगों ने लगातार बढ़ाया, जिसमें महाराज सिंह भारती की बहुत सारी किताबें हैं। सृष्टि और प्रलय तो बहुत बड़ी किताब है उनकी, लगभग 20-22 किताबें अलग अलग विषयों पे हैं। तो ये जो लड़ाई है ओबीसी की, इस लड़ाई को लगातार निरंतर सभी लोगों ने उठाया है। और बिल्कुल सही कहा कसाना साहब ने, जो कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों, इन दोनों ने ही इस पूरे समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, आज की परिस्थिति क्या है। आज की परिस्थिति ये है कि ओबीसी समाज और जो दलित समाज है, ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। यूपी के चुनाव को भी समझ लीजिए, अगर आप का चुनाव हारे हैं तो उसके बहुत बड़ी राजनीति नहीं है। दरअसल जो ओबीसी और दलित समाज के बीच की जो खाई है, जो इनकी एक दूसरे की दुश्मनी है, दरअसल उस फायदा भी। और जैसे जैसे जब दलित समाज इकट्ठा होगा, ओबीसी उसके खिलाफ आएगा, जब उसी समाज इकट्ठा होगा तो दलित उसके खिलाफ जाएगा। लड़ाई आजादी से पहले भी अगर आप ध्यान करें तो भगत सिंह के टाइम पे, भगत सिंह के भी इस बारे में लेख है कि आप इस परिस्थिति का जब तक निर्माण नहीं करेंगे, ओबीसी, एसटी, एससी और अल्पसंख्यक, आप इसको नहीं जोड़ोगे तब तक आप एक बड़ा नहीं कर पाएंगे। और हम आज भी जितने सामाजिक आंदोलन हैं, दलितों के संगठन हैं, वो बात जरूर करते हैं ओबीसी की, लेकिन ओबीसी के बारे में बात उनका आज तक बाहर निकल के नहीं आया। और अम्बेडकर साहब के जिन विषयों को, जिन पहलुओं को अभी कसाना साहब ने
अपनी तरह से बताया है, निश्चित तौर पर ये भी एक विचार का विषय है और इन चीजों को उस तरीके से भी समझना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि ओबीसी समाज भी दलित समाज के बारे में उतना ही उदासीन है और दलित समाज के बारे में उसकी सोच उतनी ही ज्यादा खराब है। तो आप जब तक ओबीसी और एसटी एससी को नहीं मिलाएंगे, और इसमें जितने भी संगठन है, हमारा जो अर्जक संघ है, आप समझिए कि 68 में स्थापना हुई, 52 साल का है हमारा जमीन पे, और 5 राज्यों में हम लोग हैं, लेकिन हम उस खाई को पाट नहीं पाए हैं। वो खाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप धार्मिक परिस्थिति में चले जाएंगे, समाज का धार्मिकरण होगा, वो एससी और ओबीसी की लड़ाई को और बढ़ा देगा, क्योंकि ओबीसी ही धर्म का सबसे बड़ा रक्षक है। तो भाजपा की पूरी मानसिकता को होता है, तो ढाल बन के लड़ता है, तो ओबीसी लड़ता है, लड़ता किससे? से। और दलित क्या कह रहा है कि साहब मैं तो शोषित हूं। शोषक कौन है? कि ओबीसी समाज। और इन दोनों का शोषक कौन है? ब्राह्मण तो है। वो कुल मिला के अपने हिसाब से, जैसे वो कहानी हमने बचपन में सुनी होगी कि 1-2 बिल्लियों की लड़ाई हो रही थी, तो बंदर के बैठ जाता है और कभी एक की रोटी खाता है, कभी दूसरे की रोटी खाता है। तो ब्राह्मण की जो परिस्थिति आज की तारीख में है सामाजिक आधार पर, वो उस बंदर की हो गई है। वो कभी ओबीसी की रोटी खा जाता है, कभी रोटी खा जाता है, और इन दोनों की रोटी को अकेला ब्राह्मण खा। तो ये जो जनसंख्या का जो हम आज का जो विषय था कि भाई ओबीसी की जनसंख्या जो है क्यों नहीं आ रही है, निश्चित तौर पर जिस दिन ओबीसी की जनसंख्या आ गई, उस दिन भारत के तमाम राजनीतिक विश्लेषण बदल जाएंगे। उसी दिन मैं आपको रोक करके इनसे जवाब ले लूं, और साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ कसाना जी, आप अपना व्यू पॉइंट रखिए, बाकी साथियों से भी व्यू पॉइंट ले लेते हैं कि हम ओबीसी की जनगणना के अंदर क्या कुछ कर सकते, या कुछ करके ऐसे करते हैं, क्योंकि सेशन रिकॉर्डेड है। हम कास्ट ओरिएंटेड नहीं कहें, ब्राह्मण शब्द को भी हम नहीं माने, एक बात जो भी है, ये भारत का अपना ढांचा है। ब्राह्मणवाद जातिगत शब्द नहीं है। वो मैं समझ गया मैं आपकी बात को कि ये वाद है। ब्राह्मण मायने अपन ये समझते हैं कि भाई जो सुप्रीम क्लास अपने आप को सो कॉल्ड समझते हैं, उस पे। हाँ कसाना जी, अपनी बात को देखिए, इसी के जवाब को बात रिकॉर्डेड जो है ना, वो मैटर थोड़ा शिष्ट रहे, ढंग से रहे। वो समस्याएं हैं। वैसे तो ओबीसी भी एक आर्टिफिशियल टर्मिनोलॉजी है और एससी भी टर्मिनोलॉजी आर्टिफिशियल है, लेकिन फिर भी हम इसको देखें, ओबीसी में जो भी तथाकथित इंटेलेक्चुअल बनते हैं, जैसे जी उनका अम्बेडकरण हो गया, अम्बेडकरवादी हो गए। उर्मिलेश, एक नया लड़का अभी लक्ष्मण यादव है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो भी उधर चला गया। हमारी प्रॉब्लम ये है कि या तो हम ब्राह्मणवाद की तरफ जाएंगे या हम दलितवाद की तरफ जाएंगे, पैदा नहीं करते। यहां एक नई चीज निकलती है, एक सूडो टर्मिनोलॉजी है, ये बहुत देर तक नहीं चलेगी। आप दुनिया के मुल्कों को देखें तो करीब 49 मुल्क ऐसे हैं जो 3 करोड़ से छोटे हैं, तक के हैं। कुछ ऐसे मुल्क हैं जो थोड़े से बड़े हैं। तो ये लगा लें हमारी जो इस देश में कौमें हैं, एक तो जाति और कौम का महसूस करें। जाति है प्रोफेशन, आप देखेंगे 10-12 फिरके हो सकते हैं, लेकिन वो जाट एक रेस है, गुजर एक रेस है। इस तरह के कंसेप्ट को पकड़ें और इस सूडो टर्मिनोलॉजी को छोड़ दें, इससे वो काम नहीं चलने वाला है। और ये ब्राह्मण को गाली देता, इसका भी कोई रास्ता, ये भी गलत बात है। ये भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 389 के करीब एमएलए एससी एसटी ओबीसी के हैं। किसी ने आपका पैर बंद रखा है, बना लीजिए अपनी, निकल के सरकार अलग, लेकिन नहीं जाएंगे आप दल के खिलाफ। गाली ब्राह्मण को देते रहेंगे, खुद सारे खेल को, सारा खेल बिगड़ चुका है। ब्राह्मण इसमें दोषी नहीं है। जो ओबीसी और एससी से जीत के जाते हैं, एससी का एक भी सांसद आजाद भारत में कृषि के मुद्दे पे आज तक बोला नहीं। यानी किसानों की सीट पे आप सांसद बनेंगे और आप बोलेंगे। दूसरी बात लोहिया जी की करी, सारा खेल का बेड़ागर्क लोहिया जी नहीं किया है। लोहिया जी जो 100 में 60 थे, 100 में 60 नहीं बोलते हैं, यही से हम गुमराह हुए। हमें समानुपातिक हिस्सेदारी, हमें ब्राह्मण को भी कितना है तो भी ले, किसी से कोई नफरत नहीं, किसी से कोई विरोध नहीं, बाकी कहां जाएंगे। अंबेडकर आया, एक को कह के चला गया, लोहिया आया, दूसरे कह के चला गया, सत्ता को तीसरा ले गया। लोहिया जी हैं समाजवादी, जो रामलीला की, ये वही जेपी था जिसने जो इस देश में का बचा तो उसको बाईपास करके ले गया।
हमें अपने आइकॉन बदलने, इनको रिव्यू करना पड़ेगा और अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। हमें सूडो टेक्नोलॉजी से बाहर निकल की गिनती पहले खुद करें, उसना कोष बना, अपने 100 लोग सामाजिक कार्यकर्ता तैयार करें। सूडो चलो टेक्नोलॉजी चलो मैं अब बेनीवाल जी आप बताइए कि जो कसाना जी ने एक बात रखी है, एक मिनट मनीष जी, कसाना जी ने जो बात रखी है कि हम अपना गिनती क्यों नहीं करा, इस बारे में अनूप जी और आप दो सोशल एक्टिविस्ट हैं और में बहुत भारी संघर्ष करते हैं, में कुछ बात दम लगता है लॉन्च कर सकते हैं गांव वाइज, जैसे 35 गांव में हम घूम के इस बात को तो कहें कि आप वो इसमें कॉलम में मत लिखो, लेकिन क्या हम इसको कह सकते हैं कि हम काउंटिंग ही शुरू कर दें, सेंसस बोर्ड बना करके खुद का, और पैरेलल सेटअप के बारे में आपका व्यू क्या, अपना माइक खोल के अपनी बात को रखो 2 मिनट में, फिर मैं अनूप जी के पास जाता हूँ, फिर लोगों के व्यू लेता हूँ कि क्या हम वाकई सरकारों के भरोसे, इनके नाटक के भरोसे, हमारे तो बहुत जीते हुए लोग हैं, जीतते हुए लोगों को, बीतते हुए लोगों के साथ में हम नहीं जिंदा रह सकते, हमारे बच्चे जिंदा नहीं रह सकते, हमें अपनी औलादों को अपने स्थापित करना है। ऐसी स्थिति में क्या हम पैरेलल सरकार की कंसेप्ट ले सकते हैं, जैसे मैं चलाता हूं ना, ये सेम मॉडल है, हम उस बात पे जाकर के अपनी बात को रखते हैं कि हम सरकार के सामने खड़े हैं शैडो गवर्नमेंट के तहत, शैडो कंसेप्ट के तहत, तो क्या हम गिनती भी नहीं कर सकते, क्या पॉसिबल है? बेनीवाल जी आप खोलिए को रखिए, आप फील्ड में भी बहुत अपना माइक खोलो और बात को 2 मिनट बात को रखो कि क्या ये संभव है? हाँ, कसाना जी ने ये बात बताई, बहुत ही अच्छा सुझाव है कि सरकार करे कि नहीं करे, ओबीसी की जाति है उनको सबको प्रयास जरूर करना चाहिए, जिससे कम से कम अपना डाटा, अपना आंकड़े अपने पास तो हो, और सरकार के ऊपर भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा कि बस मेन बात यह है कि मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। हाँ, और अपने को भी जानकारी हो कि भाई ओबीसी की अपनी स्थिति, बहुत ही अच्छा सुझाव है, और इस संबंध में अपने को कोई रूपरेखा कसाना जी के निर्देशन में चाहिए जरूरी। चलो दाइमा जी आप क्या सोचते हैं इस बारे में? धन्यवाद सर आप लोग का। मुझे वीरेंद्र जी, एक 2011 में सेंसस हुई थी या नहीं हुई थी, उसका डाटा कैसे मिलेगा? जी, एज पर सेक्शन 5 बियॉन्ड हो गई है, वो सैंपल सर्वे था और इसलिए सरकार आनाकानी करती है, उसको पटल पे नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि मैंडेटरी नहीं था, उसी से हम मारे गए। अच्छा, एक चीज में और भी है, कुछ अफसर्स ने उसको थोड़ा सा लीक किया था, उसमें यह पाया गया कि जो ओबीसी सरकार घबरा गई, सरकार ने उसको पटल रखा ही नहीं, और उसमें एक झूठ और बोल दिया, तो उसमें 8,000 9,000 गलतियां हैं। मैं एक चीज और यहाँ कहूंगा कि जो ये बड़ा झूठ है जो ये अम्बेडकरवादी फैलाते हैं या दूसरे जो शोषित, देखिए हम लोग शोषित नहीं है, जो भी भारती जी बोल रहे थे, हमें इस मनोवैज्ञानिक को बदलना पड़ेगा, हम शोषित नहीं है, ना हम शोषित थे, ना कभी रहे, ना आज हैं। यदि कोई शोषित बोलता है तो वो हमारे साथ गद्दारी करो, ये शब्द वापस लेने चाहिए, पहली बात। दूसरा ये आता है इसी सेंसस में गलतियां कैसे हो जाएंगी साहब, उसको पकड़िए। कितने अम्बेडकरवादी बोलते हैं 10,000 बिरादरी है, मैं कहता हूं ये गलत है। आप देखिए यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आप आसपास के इन 5 से 7 जिलों को देख लीजिए जिनमें जाट और गुजर हैं। गुजरों का मैंने सर्वे करवाया, 15 में हम लोग हैं, तो आप गुजर को 15 बार लिख रहे हैं, फिर टोटल जोड़ रहे हैं। जाट भी मान लिया 15 स्टेट में है, फिर उसको 15 बार लिखेंगे, फिर उसका टोटल करेंगे। कुल मिला के ये समझ लीजिए कि आप यदि ऐसी बिरादरियां सब जगह हैं तो ये 200 से ज्यादा बिरादरी भारत में है ही नहीं, एक बात। दूसरी बात, जैसे गुजरों में ही मैंने थोड़ी स्टडी करवाई, जैसे आप कहें कश्मीर में बकरवाल, गुजरात में चले जाएं पटेल, एक राजस्थान में एक और है गुजरों के बोलते हैं, थोड़े से उनकी आबादी है, ऐसे 10 बिरादरी हमारी हैं जो गुजरी हैं अंदर से। आप और चले हमारी, उनको अपने भाइयों को तो 10 बिरादरी से तो 1/10 वैसी हो जाएंगे, 10 बाईस तो ये हो गए, 1,000 तो हलेंगे अपने आप। जो 10,000 है, 10,000 का 1,000 तो हम ही बना देंगे। दूसरा, जो एक ही आदमी को 20 बार लिख रहे हो, 20 से भाग फेंक दे दो उसे, तो वजह है कि ये 50 कौम में जो जिसको डीएनए स्वीकार करता है, साइंटिफिक
जो अप्रोच स्वीकारी है, बाकी सब झूठ है। ये अम्बेडकरवादियों का और दूसरा जो ऊपर का तबका है उनका फैलाया हुआ झूठ है कि हम सब गुमराह हो जाएं। वो जो बिहार का सांसद था यादव, जो गुमछा डालता है मजाकिया सा, उसने संसद में भी ये बात, उसमें सॉरी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बात की कि आप इतनी सारी आबादी बिरादरियों में गिन कैसे सकते हैं। ये झूठ है अपने आप में। मैं एक चीज और चैलेंज, किसी भी भारत के 7 से 15 ही बिरादरी मिलेंगी, आपको ज्यादा है ही नहीं। और इस जो आबादी है उसको तहसील लेवल पे गिनना चाहिए। किसी तहसील पे 50 से ज्यादा बिरादरी भारत में नहीं है, हमने सर्वे कर लिया। आप छोड़ दिए 10,000 की बिरादरी, भारत के किसी भी तहसील में बेबाम है। और कायदे में तो एक एमएलए और एक तहसीलदार एक ही जगह होना चाहिए, और दोनों को एक साथ बैठा कंसस 10 मिनट का खेल है। चलो मनीष जी आप इसमें क्या सोचते हैं? हिसाब से हम टू दी पॉइंट बात करें, बात हो रही है टू दी पॉइंट बात करें कि क्या एक पैरेलली हम ऐसा ढांचा, जब 50 या 36 कौम कह रहे थे 36 होगी, जी का मोमडन के साथ में गुजर का ईरान इराक तक का भी इन्होंने अपना एक ढांचा बनाया और इन्होंने बात की। मेरा हमेशा बात होती रहती है, इंटरनेशनल लेवल पे भी इनकी अच्छी पकड़ रही कि कौमें क्या है क्या नहीं। इस सारी स्थिति को हम देखते हुए क्या हम जैसे जा और गुजर और अहीर 2-3 कौम ऐसे हैं जो अब अपने आप को रूरल जोड़ती है, हम इनको भी यदि लेकर के देते हैं तो मनोवैज्ञानिक प्रेशर जो बनता है बनाने के लिए ही हम यदि सर्वे का कोई 2-4 कौम को लेकर के बनाएंगे, सहयोग में कसाना जी हैं और भी साथियों को और भी जोड़ेंगे और फील्ड में हम उतरे। आप इसमें बात कहना चाहेंगे मनीष जी? देखिए, मैं क्योंकि कसाना साहब का अपना एक अनुभव होगा, हमारा अपना एक अनुभव दृष्टिकोण है। सीधी बात यह है कि शोषक और शोषित तो हैं समाज के। आप उसको नकारते हैं तो आप उस शुतुरमुर्ग की तरह हैं जो रेत के डाल के सोचता है अंधेरा हो गया। रात नहीं है, दिन है। आप चारों तरफ देखिए, एक शोषक वर्ग है और एक शोषित वर्ग है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और हर वर्ग का बदल जाती है। जब हम दलित हैं तो दलितों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने से नीचे, जो दलित के अंदर ही नीचे हैं, उनके वो शोषक वर्ग है और वो जो उनसे नीचे है वो शोषित वर्ग है। वही परिस्थिति ओबीसी में भी है और वो परिस्थिति सवर्ण के अंदर भी है। तो कहीं ना कहीं कोई एक वर्ग शोषक होता है और वही वर्ग कहीं ना कहीं शोषित भी होता है। तो इसको खुले दिमाग से मनीष जी मैं थोड़ा सा रोकूंगा। एक मिनट के लिए मैं रोक के आपको करूं। इसके अंदर एक माइंड सेट की बात थी। इनके मायने ये, हम अपने आप को माइंड सेट में ये नहीं डालें कि हम बिल्कुल शोषित है। माइंड सेट की लड़ाई थी ये, वहां पे दो टॉपिक का मायना ये था। हाँ चलो, सवाल ये होता है हनुमान राम जी कि जब हम कहते हैं कि पूरे जो अंबेडकर को आप पूरी तरह से अगर रिजेक्ट कर देते हैं, आप जी को रिजेक्ट कर देते, आप बाकी ये जो सामाजिक आंदोलन है उन सबको रिजेक्ट करते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? जब लोहिया जी ने 100 में पैसे बात करी तो उसको रिजेक्ट करके ही अर्जक संघ जैसे संगठनों ने, महाराज सिंह भारती जैसे लोगों ने 100 में 90 की बात करी। हमारा कहना यह है कि आप जब तक जातिगत आधार के ऊपर अपनी लड़ाइयां लड़ेंगे, आप इस देश में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। ये परिवर्तन वर्ग दर्श में जाएगा और जब आप वर्ग संघेंगे तभी परिस्थितियों का निर्माण होगा। आप एक पूरे वर्ग को लेके चलिए जो सामाजिक कार्य जो करता है, जो कर्म करता है, जो अर्जक है, जो अर्जन करता है, उस वर्ग के संग आप इकट्ठा करेंगे। अब उसमें चाहे गुज्जर हो, चाहे चमार हो, जाट हो, चाहे वो कोई और बिरादरी हो, तो ये वर्ग का आपको जिंदा करना पड़ेगा। उसमें मुसलमान गैर मुसलमान की बात भी नहीं है, हिंदू और गैर हिंदू की बात भी नहीं है। वही एक वर्ग है जिसके बारे में हमें चिंता है। आज की तरह आप आरक्षण की जब हम बात करते हैं, हमें जातिगत आधार पर क्यों चाहिए? अगर जातिगत आधार पे हम जनगणना करना चाहते हैं तो इसीलिए तो चाहिए कि हमें सामाजिक भागीदारी चाहिए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतना मिलना चाहिए। अब चाहे ब्राह्मण है, ठाकुर है, जाट है, गुज्जर है, चाहे, अब उसको इकट्ठा कैसे करेंगे? तो या तो जो एक हमारी आज की परिस्थिति सामाजिक चल रही है कि अलग अलग जातियों ने अपने लिए महापंचायत लेके चल रहा है, कोई गुज्जर महापंचायत लेके चल रहा है, कोई सैनी महापंचायत लेके चल रहा है, कोई कश्यप लेके चल रहा है।
तो ये तो लड़ाई आप हार गए, आप चारों तरफ जा रहे हैं, आपको आप संगठित नहीं हुए, आपकी ताकत नहीं बनी। अगर 90% देश का समाज एक जगह आ जाए, एक छतरी के नीचे आ जाए और वो अर्जक समाज हो जाए, तो वो लड़ाई ज्यादा बड़ी और ज्यादा व्यापक और ज्यादा असरदार बनती है। चलो चलो मनीष जी, मैं यही रोकता हूं आपको। इसमें जैसे ये बात आ रही है ना, लोहिया जी की, अम्बेडकर की बात आती है, तो बात ये नहीं है कि बिल्कुल नेग्लेक्ट है। मायने ये है कि इनके मॉडल में ये कमी रही जिसके कारण से आज हमें भोगना पड़ रहा है। जैसे नेहरू के मॉडल में रही, उनमें कमियां थी, अभी तो नए मॉडल आए हैं। हाँ, नया मॉडल क्या है? वो मतलब इनके मेरी बात होती रहती है। मेन बात यह है कि इन लोगों ने कुछ तो बात कही है। अम्बेडकर ने कुछ वोट सेटअप की बात कही, लोहिया ने अपने तौर पर कही, भारती जी ने अपने तरीके से कही, वर्मा जी ने अपने तरीके से, लेकिन ये किसी न किसी चगुल में, किसी न किसी गिरोह में कहीं न कहीं देखा दिए गए। जैसे हमने वहां से शुरू में लिया, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेका देते हैं। आप अपना कोई बात, हाँ, माइक 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 खोलिए, आपका माइक बंद है। जी जी, मैं एक बात का विरोध करता हूं। दो चीज समझने की है। यदि किसी मुल्क में मेरी कौम की पहचान नहीं है और मेरी समृद्धि नहीं है और मुझे आजादी नहीं है, तो उस कौम में, मेरा मुल्क में मुझे रहने का कोई हक नहीं है। अब उसको आप समझेंगे। डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं जाति विनाश, जातियां खत्म होनी चाहिए। यदि जातियां खत्म हो जाएं, सारे पदों पे ब्राह्मण आ जाए, तो क्या विरोध है? नंबर एक। कांग्रेस बोलती है वी आर द इंडियन, सत्ता वही भोगेंगे, हम इंडियन बन के रह जाएंगे। बीजेपी बोलती है हम हिंदू हैं, यानी सत्ता वही भोगेंगे, हमें हिंदू बना के छोड़ दो। हम बहुजन हैं, हमें बहुजन बना के छोड़ दो, सत्ता मायावती चलाएगी। दूसरे शोषक दल जो है, ये दिशा भटक गया है। इस देश में कोई ये कहे कि जाट का शोषण माई का लाल कोई कर सकता है या गुजर का शोषण कर सकता है, तो ये अपने आप में एक झूठ है। आरक्षण मांगते हैं, आरक्षण नहीं मांगते। ये इस आरक्षण ने ही हमें शूद्र बना के छोड़ दिया। हम मांगते हैं, हमारी आबादी है, हम इस मुल्क के बासिंदे, हमें अपना हिस्सा चाहिए। हम 5 हैं तो 5% चाहिए, 17 हैं तो 17% चाहिए। हमारा शोषण नहीं हुआ। हमारे घोड़े यहां से ईरान, इराक और उज्बेकिस्तान तक दौड़ते रहे, हमने सत्ताएं चलाई हैं। पूरा नॉर्थ इंडिया हमारे अंडर में रहा। चीन के 3 राज्यों पे हमारा कब्जा रहा, रूस के 4 राज्यों पे हमारा कब्जा। किस माई के लाल की औकात है हमारे, हमें शोषण कर देगा? हमारा कहीं शोषण हुआ हमारा इतिहास में? इतिहास को ठीक से पढ़ें। हमारा शोषण नहीं हुआ। हमें इस मुल्क में शूद्र कहा जाता है तो वो सामाजिक शोषण है, शोषण नहीं है। कोई सामाजिक शोषण नहीं है। सामाजिक वर्ण व्यवस्था में चौथी जगह पे हो, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। पहले शूद्र लिखा जाता है। पहले सुन लीजिए, बात पूरी कर लूं। मनुस्मृति में गुजरों पे और जाटों पे मनुस्मृति लागू नहीं होती। जब मनुस्मृति आ रही होगी, हम गुजर और जाटियां नहीं थे, हम इससे बाहर हैं, हम वर्ण व्यवस्था से भी बाहर हैं। हमको बहकाइए मत। गुजरों का, जाटों का वर्ण व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। हमें गुमराह मत करिए, हमें शोषणकारी भी मत बनाइए और शोषित भी मत बनाइए। ना तो हम शोषणकारी हैं, ना हम शोषित हैं। हम अपने बल पे जीते हैं। पिछले 75 साल में गुजरों को भारत की संसद ने कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, तो भी हम जिंदा हैं, अपने बल पे जिंदा हैं, मजबूती से खड़े हैं, शानो शौकत के साथ खड़े हुए हैं। हमें तुम्हारे कैबिनेट मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं। आज जो 27 ओबीसी के मिनिस्टर बनाते हैं, मैं बहुतों से मिलता हूं, उनकी औकात ये नहीं कि मंत्रालय में क्या है। ये खाना पूर्ति करने से सरकारें नहीं चलती हैं। ऐसे ऐसे गधे कैबिनेट के मिनिस्टर मैंने देखे हैं जिनको पता ही कुछ नहीं। इस कोटा पूरा करने से कुछ नहीं होता। उसको एक होता है कैबिनेट सेक्रेटरी मधुमक्खी पालन, एक होता है कैबिनेट सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री। मधुमक्खी पालन वाला भी होम कैबिनेट सेक्रेटरी, क्या औकात है साहब उसकी। ऐसे होता है सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर। ये 4-5 पद हैं, बाकी सब तमाशा है। तो हमें इन फैलाइए, ना तो हम शोषित हैं, ना हम शोषण करने वाले हैं, ना हम इसलिए मांगते हमारा शोषण हुआ है। और एक और बता दें, शोषण तो इस मुल्क में दलित का भी उतना नहीं हुआ जितना महिमंडित किया जा रहा है। नदी के किनारे सब थे। कुछ साल पहले कार किसी के पास नहीं थी, कुछ साल पहले जूते किसी के पास नहीं थे, ट्वेल का पानी नहीं था, नदी के पानी नहीं थे, वर्षा के पानी पे थोड़ा बहुत अनाज होता था, सब उसी में जिंदा थे। हमें सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। चलो अब ये अपने शोषित वाली बेस से थोड़ा बाहर निकल करके अपनी बात को करें और फोकस पॉइंट पे आए कि क्या सरकार यदि इस तरीके से जाति की जनगणना नहीं करा रही है और ये ओबीसी का कॉलम भी हट गया है, जो है जिसका कोई सुझाव हो इस बात के आए कि भाई या तो हम अपना बीड़ा अपना खुद उठाएं या कोई ऐसी बात में हो
तो जो भी कोई है वो अपनी बात को रखें, जो साथी जुड़े हुए हैं इस पैनल में के साथ में। भंवरलाल जी चौधरी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं नाम पढ़ रहा हूँ 1 बाय 1, अपना 2-2 मिनट में कोई बात है उसका सुझाव, तो एक माइक खोल के भंवरलाल जी कुछ कहना चाहें तो अपनी बात को रखो। बाद में मैं एक पीसी बैरट साहब है, बैरट साहब, चलो उनका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, आप कुछ कहना चाहें तो बताइए कोई जी बात जी को। सर, मैं ना मतलब क्या है थोड़ा सा परिचय भी दे दो ताकि हमें आगे समझने में सुविधा रहे। हाँ, नाम प्रकाश बेरड़ है, मैं बाड़मेर गुड़ा मालानी से बिलोंग करता हूँ। तो मतलब क्या कहते हैं, मैं विजेंद्र सर की कई सारी बातों से सहमत हूँ, मनीष जी की भी बात कई सही है, ठीक है ना। और मेरा मानना, या तो आप मतलब क्या कहते हैं, जैसे विजेंद्र सर ने कहा कि हम तहसील स्तर पे मतलब क्या कहते हैं अपने स्तर पे वो जनगणना करवाएं, एक तो वो बेस्ट तरीका है। अगर वो नहीं करवाते हैं तो फिर मतलब क्या कहते हैं, एक संगठन भी है ओबीसी का, वो आने वाले टाइम में यहाँ पे राजस्थान के अंदर भी उसकी मीटिंगें रखी हुई है, तो मुझे लगता है उसके साथ में जुड़ के जो मंडल कमीशन की जितनी भी रिपोर्ट के अंदर जितने भी पॉइंट है वो लोगों को बताएं, और सरकार पे या फिर जो भी अगला हमारा राजस्थान के अंदर भी चुनाव है 1.5 साल के बाद में, तो जितने भी हमारे एमएलए हैं ना इस स्तर पे, तो उन पे दबाव बनाए। और पहला पॉइंट हमारा ये होना चाहिए कि भाई आप अगर जातिगत जनगणना के लिए मुद्दा उठाते हो तो ही हम वोट करते हैं, नहीं बीजेपी का चलो हो, कांग्रेस चलो, का हो, बात बात आ गई। बैरट साहब, आप लेट जुड़े हो, बेसिक हमारे जितने भी नेता हैं वो बिकाऊ है या सत्ता के गुलाम है, इसलिए हमें अपनी सेल्फ गवर्नमेंट और सेल्फ बॉडी बना कर पाएंगे, ये बात यहां आकर के ठहर गई थी। क्योंकि जो भी आप किसी संगठन का जो ओबीसी के लिए कर रहा तो वो हो सकता है, पर हमको चंदा दे रहे होंगे या तो बीजेपी वाले दे रहे होंगे, कांग्रेस के पास तो है नहीं इतना, तो वो क्या है कि ये सबके रखते हैं। हम यहाँ जुड़े हैं, जैसे कुमार बेनीवाल साहब हैं, अनूप दाजमा जी, ये अपने लेवल पे अपने जगह संघर्ष वाले लोग हैं। तो हमें कुछ ऐसे लोगों के निर्देशन में ये जो भी अपना है, कसाना जी जैसे वहां सुप्रीम कोर्ट में वहां बैठते हैं, कानूनी दायरे में होते हुए भारती जी यूपी को काफी टैकल करते हैं, इनकी राजनीतिक पहुंच भी रही है। तो हम ऐसे लोगों से जरूर मिलकर कर सकते हैं, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो लोग हमें नहीं कर सकते। और ये अपने आप मेंटली अपने आप समाचार ले लेंगे, इनके पास जाने से कुछ नहीं लेते, ये जाने पे तो बेकाते हैं। हम यदि बॉडी बना करके और यदि इस ढांचे को खड़ा कर देते हैं, गिनना शुरू कर देते हैं, तो 10 छोरे लगाए गांवों में पहुंच गए, और इस तरह से हो सकता है। तो ये बेनीवाल जी वगैरह को मैं बाद में सेशन खत्म होने के बाद में डिस्कशन करूंगा, दाइमा जी और इन दोनों की जॉइंट मीटिंग करा करके, और एक कोर ग्रुप बना के 5 आदमियों का, उसके ऊपर एक फॉर्मेट बना करके और हमको करेंगे की थोड़ी मीटिंग हो जाए तो इनके साथ भी हो जाए। ये जो बहस का मायने जो है कि हम कहां कहां ठोकरें खा चुके हैं, जितना कसाने जी ने कही उसकी मेन थीम ये है कि हमें जहां गए, जिस दरवाजे पे भी हमने अपनी बात को रखी वहां ठोकर खा ली। अब वो ठोकरें खा खा के हम हो गए तंग। तो क्या हम इसी ठोकरें खाते रहे इन्हीं नेताओं की, या हम कुछ अपना अपने आप में बताएं ताकि ये हमारे पीछे फिरे। हमें कोई ऐसी दलाली नहीं करनी है या हमें बिकना नहीं है। इस लेवल के लोगों को हम चाहेंगे कि उसी लाइन को एक्शन पे काम करें। राम प्रसाद जी अपनी बात को रखो। हाँ, सभी विद्वान साथियों को मेरा राम राम। बहुत अच्छा लगा सारा डिस्कशन, और ये बात जो मुद्दे पे आके टिकी है कि हम खुद करें, निश्चित रूप से हम खुद करेंगे तो इन एमएल दबाव पड़ेगा, इनके ऊपर जाएंगे ना, पास जाएंगे तो ये घास नहीं डालेंगे हमें, क्योंकि इन्होंने सत्ता पर पूरी कब्जा कर रखा, लोगों को गुलाम बना रखा है। जब हम ललकारेंगे ना अपने काम के माध्यम से, तो अपने आप इनकी अकल ठिकाना आएगी। यही मेरा सुझाव है, ये विचार है। चलो मान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद साहब। हाँ, नमस्ते। नहीं, ये कसाना साहब ने बड़ा ही अच्छा बताया है पूरा 1947 जब से देश आजाद हुआ। तो मैं तो एक उदाहरण देता हूँ कि जब देश आजाद हुआ तो उस समय उन्होंने कहा था कि हमारे देश में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है कुछ दिन हमें रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने का, और हमारे आदमियों के पास नहीं है।
तब एक जोधपुर के थे जो कर्नल थे उस समय, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे बहुत इनसे बहुत काबिल आदमी है अंग्रेजों से, उनको बनाइए आप। तो उन्होंने कहा कि आप बढ़ जाओ। तब उन्होंने कहा कि नहीं मेरे से सीनियर है क्रियप्पा, तो उसमें सबसे पहले क्रियप्पा साहब आदि फील्ड मार्शल बने, उनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया गया। तो हमारे जो नेता बने हैं वो जो देश के प्रधानमंत्री बने, उसी सोच थी अंग्रेजी हम पे राज करते हम भी चलते रहे, ये सोच में बदलनी पड़ेगी। तो अब जैसे जसकौर मीणा जी ने इनको मिल रहा है एसटी में रिजर्वेशन से वो एमपी बनी, तो उनका लड़ाई उनका मैम छोड़ते हैं, छोड़ देना चाहिए। तो बात तो अच्छी भी थी लेकिन उनके विरोध में आगे उनके लोग छोड़े नहीं कि हमें जो मिल गया उसको रखो, या एमपी से इस्तीफा दे के दूसरी जगह जीत के दिखाओ। तो हर जाति में ये है, तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए इसमें आगे आने के लिए। जैसे इन्होंने बताया कि हर जाति अपना अपना अलग से सेंसस करवाए, ये संभव भी है, क्योंकि ज्यादा जो ये कहते हैं एमपी जिनको ज्ञान नहीं है कि 1000 जातियां हैं, कहाँ 1000 जातियां गिनी चुनी होती है हर गाँव में। इन्होंने संसद में 3000 बताइए मान साहब, मेरे डेटा मैंने लिखे हैं 3000 नहीं है, 3000 का वही तो कह रहा हूँ ना, तो ऐसे ही गिना दिए उन्होंने, जैसे गोत्र होते हैं हाँ बस कोई बिल्कुल वही बात है, कोई दूसरा गोत्र, तो इस तरह से उन्होंने बांट लिया उन्होंने, तो गोत्र अलग चीज अलग है। तो ये बिल्कुल ये धन्यवाद कसाना साहब। हरलाल जी साहब आप बताइए, माइंडसेट की लड़ाई है कि हम साइकोलॉजिकली एक ऐसा माइंडसेट सामने खड़ा करें, वो ग्लोबल यूनाइटेड एक पंचायत चला सकता हूँ सरकार को चैलेंज करके चुके हैं, तो कर सकते हैं इसमें हरलाल सिंह जी डीएफओ साहब। सबको नमस्कार। बहुत अच्छा लगा साहब, बहुत मेहनत गहरी मेहनत करके बताया कसाना साहब, और बहुत कुछ करना बाकी है। एक लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड हो, कुछ करें सब करके, तो इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। तो यही देख रहा था बस। धन्यवाद। अब मेरे पास भंवरलाल जी बाकी हैं, अरविंद जी बिजानिया है, फिर समअप करवा के कसाना जी से हमारा सेशन अब 12 और 2 14 मिनट का और है। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ भंवरलाल जी, तुझे भी दे दीजिए आपका थोड़ा। भंवरलाल जाट, मेरा खेती बाड़ी के व्यवसाय से जुड़ा हुआ कुछ व्यवसाय है, फूलिया कला। मेरा हाल निवास फूलिया कला है। बाकी मैं केवली अजमेर से रहता हूँ, भीलवाड़ा में हाल निवास है साहब। राम प्रसाद जी मुंडेल ने आपके बारे में दिया और आपके लिए तो मैंने सोचा यार अच्छी काम है, और आप जैसे विद्वान के मैंने को सोचा कि यार मैं तो पहले सोच ही रहा था कि बेड़ा गर्क हो रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि चिराग अभी नहीं है। आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन रहेगा तो हम भी आपकी संविधा मतलब हम हवन में एक संविधा का काम करेंगे साहब। यही मेरी बहुत धन्यवाद। आपके जैसे लोग जुड़ेंगे तो हमारा भी हौसला बना रहेगा, और कसाना जी जैसे का मार्गदर्शन और आप सभी साथियों का, सभी लोग जुड़ जाएंगे, और भारती जी जैसे लोग, संघर्षशील लोग जो भी जुड़ेंगे। आप विद्वान लोगों से मैं सुन के अच्छा लग रहा, काम हो रहा है साहब। बिल्कुल आपकी पीछे पीछे हम चलेंगे, आप अपना रास्ता तैयार करो साहब। चलो बिजानी, अब संघर्ष पुनोदा हो। आप भी लगभग अनूप जी, अरविंद जी और बेनीवाल जी, ये तीनों के ऊपर मेरा ये जो सेशन है ये के बाहर डालेगा, और कोर ग्रुप बनेगा तो आप भी उसमें शामिल हो, राम प्रसाद जी और ये 5-4 लोग मिलके ढांचा खड़ा करें। फिर आप जो कसाना जी से मिल जी अपनी बात करो। हाँ नमस्कार सभी साथियों को। बात मुद्दे की तो है, और इसमें मेरा ये सोचना है कि अब हमें एक फिजिकल मीटिंग रखनी पड़ेगी इस पे सभी लोगों से। जैसे आपने कहा कि मैं इनकी हनुमान कह रहे बेनीवाल जी की, दायमा साहब की मीटिंग करके, और फिर बाद 8-10 आदमी एक फिजिकल मीटिंग करें और इसको कार्य रूप से भाई हम इसको सिरे का नंबर। दूसरी बात जो कसाना जी ने कही थी, ये एनपीआर और नागरिक संशोधन बिल है ना, ये बहुत खतरनाक है, ये अभी भी समझ नहीं रहा है इस चीज। एक मीटिंग उसमें भी रखो और मुद्दे को भी साथ में लेकर के, बाद में हम जगह जगह हमारी जो टीमें बनाएंगे, जो ये आंकड़ा हमारे को इकट्ठा करना पड़ेगा, सरकार से हम नहीं रहेंगे। हमारे आदमी तो क्या है कि वो बिना मूरी का टोल दिया होता है, उस तरह से हो गए।
उनका दोष भी नहीं है, क्योंकि न तो किसी हमारी बॉडी ने उन लोगों को कोई डायरेक्शन दिया है। अब कोई तो क्या है कि सोचता है यार किधर जाए, तो वो अम्बेडकर के पीछे हो गया, के साथ में हम एक डायरेक्शन दें उनको कि भाई हमारा ये डायरेक्शन है, किसी चीज में हम उनके नहीं और नहीं, तो एक उसमें बिल्कुल पंचायत वाली जो चीज है, शायद मेरे ख्याल से अब आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए। और इसमें चलो अब एक बच रहे लास्ट में रामावतार जी। बेड़ा जी, आप कुछ बात कहना चाहेंगे? रामावतार जी बेड़ा, माइक खोल के अपनी कोई बात कहें तो कहें, बाकी अब हनुमान जी मैं बात करना चाहता हूँ। मेरी बात है सर, ये जो धर्मगुरु और राजा है ना, ये वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल से लेकर आज तक ये आप कुश्ती करते हैं, लेकिन जब दूसरे लोगों का, हमारे ओबीसी शेड्यूल कास्ट का मामला आता है ना, उस समय दोनों एक हो जाते हैं। और ये स्थिति आज संसद में बनी हुई है। हमारे धर्म चाहे राजा हो, और ये हमें विभिन्न प्रकार के भेद दिखा कर हमसे दबाव बनाए रखते हैं। धन्यवाद। जिसके पास जो चाबी है वो अपना कोई न कोई उपयोग करेगा, अपने जागना पड़ेगा, यही एक हमारे पास में विकल्प है। बेड़ा जी कोई बात रखे तो। सर ये बोलना चाह रहा था, मनीष जी ने चीज बोली थी ना, 2 नाम बताए थे ना, तो उनपे थोड़ा सा एक पॉइंट रखना चाह रहा था। और लोहिया